डेफिनेशंस यहां पे हमको पढ़नी है, जिन डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए, डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है बियर की। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि आपसे बेहतर कौन जानता है व्हाट इज बियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बियर। तो बियर की जो डेफिनेशन है यहां पे इंक्लूसिव दी हुई है। बियर इंक्लूड्स एले, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स। जितने भी तरीके के फर्मेंटेड लिकर्स हैं दे विल बी इंक्लूडेड इन बियर। ये जो चीजें हैं ये वो मटेरियल है जिससे अलग अलग तरीके की बियर बनती है। जैसे स्टाउट और पोर्टर जो है, इससे जो डार्क कलर की बियर्स होती हैं जनरली वो प्रोड्यूस करी जाती हैं, और एले से जो लाइट कलर ब्राउन कलर की जो बियर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करी जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट, इससे प्री के क्वेश्चन बनते हैं। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बियर में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो एले, स्टाउट और पोर्टर, और इसके अलावा बाकी भी हर तरीके की फर्मेंटेड लिकर बियर में कंसीडर करी जाएगी। ये तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं। ये बेसिकली वो प्रोसेसिंग अलग अलग है तीनों में, किस तरीके से उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, किस मटेरियल से, उसके बेसिस पे ये डिवीजन है तीन तरीके का। ये तीन काइंड्स ऑफ बियर बेसिकली हैं। इसके बाद क्लॉज 2 आबू एरिया की बात करता है, बट इसका रेलेवेंस हमारे पोर्शन के लिए नहीं है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं बड़े कन्वीनियंटली। सबसेक्शन इसके बाद क्लॉज 3 देखिए, डीनेचर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब क्योंकि हम इस पूरे स्टैट्यूट में बात करने जा रहे हैं इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस की, लिकर की, बियर की, ताड़ी की, वाइन की, हर तरीके के लिकर की, इंपोर्टेड, कंट्री मेड, हर तरीके के लिकर की हम बात करने वाले हैं। तो डीनेचर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। डीनेचर्ड का मतलब होगा, डीनेचर्ड मींस मिक्स्ड विद सच सब्सटेंस एंड बाय सच प्रोसेसेस as may be prescribed under section 42 in order to render, this is very important। यहां से आपको पता चलेगा denatured का मतलब क्या है, कि आपने कोई सब्सटेंस मिक्स किया है in order to render any spirit unfit for human consumption। आपने कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स कर दिया जिसकी वजह से वो जो स्पिरिट है वो आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो गई, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक नहीं बची, इस लायक वो नहीं बची कि उसे कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करे। ऐसा कुछ आपने सब्सटेंस मिक्स कर दिया है, वेदर एज अ ब्रेवरेज और एज अ मेडिसिन और इन एनी अदर वे व्हाटसोएवर, किसी भी तरीके से किसी भी यूजेज के लिए अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स कर दिया है जिससे वो स्पिरिट क्या हो गई है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट करने का जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, आपने जो भी चीज मिक्स करी उसकी वजह से वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो गई, इसी को कहते हैं डीनेचर्ड। तो वो स्पिरिट क्या कहलाएगी, वो स्पिरिट अब डीनेचर्ड हो गई है, इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके बाद 3A एक एडिशनल एड ऑन था इसमें, डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। यहां पे लिखा है डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन मींस एनी प्रिपरेशन ऑफ डीनेचर्ड स्पिरिट और अल्कोहल। ये किस, जो जनरल पहले डीनेचर्ड की डेफिनेशन थी, ये किस बारे में थी, एज बेवरेज और एज मेडिसिन या किसी और पर्पसेस के लिए। ये जो डेफिनेशन 3A में ऐड करी गई डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, ये स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रही है, स्पिरिट्स एंड एल्कोहल के बारे में बात कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो सब्सटेंस होते हैं एल्कोहलिक जो कंपोजिशन है, ये मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज होती है, कुछ और ड्रिंक्स में भी यूज होती है, लेकिन वो फर्मेंटेड नहीं होती है। इसीलिए अगर मैं कहूं इसको कि वो उतना फर्मेंट नहीं करी जाती है जिससे आपको नशे हो जाएं। जैसे कफ सिरप में भी आप जानते हैं देयर इज एन अमाउंट ऑफ एल्कोहल, है ना, बट दैट इज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। सो जो क्लॉज 3 जो बता रहा है डीनेचर्ड, वो सबको इंक्लूड कर रहा है, लेकिन डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का मतलब स्पिरिट और एल्कोहल से ही है, एंड इंक्लूड्स लिकर्स, फ्रेंच पॉलिश एंड वार्निश प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सच स्पिरिट और एल्कोहल। स्पिरिट और एल्कोहल से जो चीजें उस कंजम्पशन के लिए बन रही हैं उसकी बात है। बात यही है कि यहां पे भी आपने क्या किया, एनी प्रिपरेशन ऑफ डीनेचर्ड। डीनेचर्ड मतलब आपने कोई ऐसा सब्सटेंस उसमें मिक्स कर दिया जिसकी वजह से अब वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए कंज्यूम करने लायक बची नहीं है वो चीज। ठीक, इसके बाद क्लॉज 4 बात करता है एक्साइजेबल आर्टिकल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक्साइजेबल आर्टिकल क्या क्या आएंगे, क्योंकि आप इस स्टैट्यूट का अगर बेसिक समझें
तो एक्साइज एक्ट का पर्पज है जितना भी ऐसा इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस है, जो भी ये लिकर और स्पिरिट्स और इनसे रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं, इनके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, स्टोरेशन, पोजेशन, इन सब को रेगुलेट करना कि कौन ये काम करेगा, बिना लाइसेंस के आप ये काम कर नहीं सकते, ये पर्पज है स्टैट्यूट का। और साथ ही साथ इसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी ऐसी चीजें चल रही हैं कि उसमें जो डीनेचर्ड हमने पढ़ा कि ऐसे सब्सटेंस मिला दिए जिससे वो हानिकारक हो गई, नॉक्शियस सब्सटेंस कोई आपने मिला दिया, इन चीजों को प्रिवेंट करना। और दूसरा, सरकार को रेवेन्यू कमाना है इससे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्साइज एक्ट किस लिए है? इनके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, सब चीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और उससे पैसा कमाना है सरकार को। इसीलिए एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है इन चीजों पे। आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो कीमत होती है अल्कोहल की या किसी भी इस तरीके के इंटॉक्सिकेशन की, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट, मोर देन इनफैक्ट कॉस्ट से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट होता है उसमें, है ना, सरकार के पास जाता है। अभी आपने दिल्ली का शराब घोटाला देखा ही होगा, that was also related to this only, है ना। सो एक्साइज एक्ट का पर्पस क्या है? जितने भी एक्साइजेबल आर्टिकल, इसीलिए समझना जरूरी है कि एक्साइजेबल आर्टिकल में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि उन सब पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी स्टैट्यूट में। उन सब के इन सारी प्रोडक्शन और बॉटलिंग और मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करेगी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए समझना जरूरी है कि एक्साइजेबल आर्टिकल में क्या इंक्लूड होगा। तो देखिए, एक्साइजेबल आर्टिकल मींस एंड इंक्लूड्स, हर तरीके के नशे इसमें इंक्लूड होंगे। सबसे पहले स्पिरिट, फर्मेंटेड लिकर और एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और डीनेचर्ड स्पिरिट, दोनों इंक्लूडेड है इसमें। इसमें स्पिरिट, लिकर, अल्कोहल भी इंक्लूडेड है और डीनेचर्ड का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर आपने इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिला दिया है विच मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो भले ही अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, बट वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में आएगा। इसलिए लिखा है डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, वो भी इंक्लूड होगा एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। इसके बाद सेकंड देखिए, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, कोई भी और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इस एक्साइजेबल आर्टिकल में आएगा। इसके बाद स्टिल्स और अदर अप्लायंसेस फॉर डिस्टिलेशन। देखिए ये क्या होता है, स्टिल की भी डेफिनेशन इस डेफिनेशन क्लॉज में दी है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। स्टिल बेसिकली एक इस तरीके का यूटेंसिल होता है, बड़ा सा, वो राउंड शेप में भी होता है, कई बार रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है, जिसको यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टिलेशन। देखिए ये जो अल्कोहलिक या स्पिरिट्स जब बनती है ना, तो ये मॉल्ट से बनती हैं, आप जानते हैं, अलग अलग तरीके के ग्रेन से ये बनाई जाती है। उसको पहले फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट का मतलब समझते हैं, सड़ाया जाता है, यीस्ट या बैक्टीरिया डाल के उसमें उसको सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। फिर वो एक प्रोड्यूस बनता है, एक पूरा एक लिक्विड तैयार होता है, जिसमें वो फर्मेंटेशन का सब्सटेंस भी है और कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल भी है, दोनों चीजें मिक्स रहती हैं उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बाद। उसके बाद उसे ले जाया जाता है डिस्टिलेशन के लिए। डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि अब ये जो सब्सटेंस तैयार हुआ, ये जो पूरा लिक्विड तैयार हुआ, इसमें से कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, और फिर वो बॉटलिंग करके बेचा जाता है। सो दैट्स द प्रोसेस। तो ये जो स्टिल हैं या अदर अप्लायंसेस हैं जो डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्साइजेबल आर्टिकल्स। इसीलिए वो जो चीजें जिनसे ये सब्सटेंस बनाए जाएंगे वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल में आ रही हैं। तो जितने भी स्टिल या अदर अप्लायंसेस डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सब यहां एक्साइजेबल आर्टिकल में आएंगे। इसके बाद देखिए फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन। ये जो फर्मेंटेड वॉश है ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि पहले आपने क्या किया, मॉल्ट को फर्मेंट किया, यीस्ट मिला के या बैक्टीरियाज मिला के उसको सड़ाया जाता है, वो जो प्रोड्यूस बनता है उसी को अपन कहते हैं फर्मेंटेड वॉश। फर्मेंटेड वॉश तैयार होता है पहले, ये एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी का लिक्विड होता है, इसमें अल्कोहल जनरेटेड है, लेकिन इसके बाद इस फर्मेंटेड वॉश का डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, जो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल उसको सेपरेट करेंगे, बाकी पार्ट सेपरेट कर देंगे, क्योंकि जो बॉटल करके बेचा जाएगा वो कौन सा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल निकलेगा, वो बेचा जाएगा। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। और फर्मेंटेड वॉश जो मैंने आपको बताया वो होल प्रोड्यूस है। इसके बाद देखिए फिफ्थ, एनी अदर आर्टिकल विच दी, अब ये हर जगह आपको मिलेगा, कंट्री लिकर क्या है या फिर फॉरेन लिकर क्या है,
तो कुछ तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि ये इंक्लूड होगा, और एंड में ये क्लॉज आपको हर जगह मिलेगा कि इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जिस भी सब्सटेंस को डिक्लेयर कर दे टू बी एक्साइजेबल आर्टिकल, वो भी एक्साइजेबल हो जाएंगे। जो यहां मेंशन थे ये तो होंगे एक्साइजेबल आर्टिकल, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जिस भी चीज को डिक्लेयर कर दे टू बी एक्साइजेबल आर्टिकल वो भी हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया भाई इसमें, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के लिए। सो देखिए, हर तरीके की स्पिरिट एल्कोहल, चाहे वो डीनेचर्ड हो या नॉर्मल हो, वो एक्साइजेबल आर्टिकल कहलाएगी। किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन ड्रग, ये भी एक्साइजेबल आर्टिकल कहलाएगा। जो अप्लायंसेस डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लस जो प्रोड्यूस फर्मेंटेड वॉश या कोई और मटेरियल जो जिसको डिस्टिल किया जा रहा है, वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में आएगा। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और आर्टिकल को एक्साइजेबल आर्टिकल बना सकती है। इसके अलावा लास्ट है हेरिटेज लिकर। हेरिटेज लिकर भी एक्साइजेबल आर्टिकल है। हेरिटेज लिकर क्या है, जो बहुत पुराने स्पिरिट्स और एल्कोहल्स हैं जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, रखे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं एल्कोहल की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है जितना वो पुराना है ना। तो दिस इज बेस्ड ऑन दैट। तो जितना भी इस तरीके का हेरिटेज लिकर है, दैट इज ऑल्सो एक्साइजेबल आर्टिकल। आपको क्वेश्चन सीधे सीधे ये आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्साइजेबल आर्टिकल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्साइजेबल आर्टिकल, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्लॉज 5 डिफाइन करता है एक्साइज कमिश्नर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा कि एक्साइज कमिश्नर जो है इसको अपॉइंट कौन करता है। तो एक्साइज कमिश्नर मींस द एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, ठीक है। तो एक्साइज कमिश्नर कौन होगा, जिसको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद 6 देखिए, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आप जानते हैं, ये सारा जो कार्यक्रम चल रहा है एल्कोहल और स्पिरिट को प्रोड्यूस करने और उसको बेचने का, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है, जो टैक्स लगाया जाता है, दैट इज बेसिकली एक्साइज ड्यूटी। सो एक्साइज ड्यूटी मींस एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज इंपोज्ड बाय और अंडर दिस एक्ट ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल। किस चीज पे लगाई जाएगी एक्साइज ड्यूटी? ऑब्वियसली एक्साइजेबल आर्टिकल्स पे, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन दोज पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। जो स्टेट ऑफ राजस्थान में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्या चीज? एक्साइजेबल आर्टिकल, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि एक्साइज ऑफिसर डज नॉट इंक्लूड एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर के अलावा जितने ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे एक्साइज ऑफिसर कहलाएंगे। ये डेफिनेशन कहती है एक्साइज ऑफिसर मींस एनी ऑफिसर और पर्सन other than the excise commissioner appointed under section 9 or invested with powers of an excise officer under this act। section 9 इनकी बात करता है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। section 9 वो पूरा अथॉरिटीज की बात करता है, वो पूरा चैप्टर है ना, कि कौन कौन अथॉरिटीज होंगी, कौन अपॉइंट करेगा, बट वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद देखिए एक्साइज रेवेन्यू, क्लॉज 8 डिफाइन करता है एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू क्या होगा भाई? रेवेन्यू मतलब जो कमाई हो रही है, किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी लगा के जो सरकार पैसा ले रही है, वो एक्साइज रेवेन्यू है। सो एक्साइज रेवेन्यू मींस रेवेन्यू डेराइव्ड और डेराइवेबल फ्रॉम एनी पेमेंट, ड्यूटी, फी, टैक्स, फाइन भी इसमें इंक्लूडेड होगा। बस कोर्ट ने लगाया हुआ फाइन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट द्वारा इंपोज किया हुआ फाइन एक्साइज रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जितने फाइन्स लगा रही है वो सब एक्साइज रेवेन्यू में आएंगे। तो चाहे टैक्स के फॉर्म में आप कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे फीस के फॉर्म में कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, या आप कोई फाइन इंपोज कर रहे हैं, कौन? एक्साइज अथॉरिटीज, वो सब एक्साइज रेवेन्यू की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। कोर्ट द्वारा लगाया हुआ फाइन इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद 9 बात करता है एक्सपोर्ट की। ये भी आपको समझना है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, यहां पे ये आपको समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। जो पेनल्टी वाला जो पोर्शन है जिसको अपन पढ़ेंगे, वहां पे ये काम आएगा। तो देखिए एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा? एक्सपोर्ट मींस टू टेक आउट ऑफ दोस पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। ये एक्ट जिन जिन पार्ट्स पे राजस्थान के एप्लीकेबल होता है, वहां से अगर आप बाहर ले जा रहे हैं किसी चीज को, और ऑब्वियसली अपन एक्साइज एक्ट पढ़ रहे हैं तो वो इन स्पिरिट्स और अल्कोहल की ही बात चल रही है, इसको अगर राजस्थान और राजस्थान के पूरे राजस्थान पे एप्लीकेबल है, इसलिए राजस्थान के बाहर अगर आप ले जा रहे हैं तो दैट विल बी एक्सपोर्ट। इन जनरल सेंस एक्सपोर्ट क्या होता है? इंडिया से बाहर जो ले जा रहे हैं, बट इस एक्ट के रिस्पेक्ट में यह चीज आप ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट का मतलब है राजस्थान से बाहर ले जाना, दैट इज एक्सपोर्ट। इसके बाद 10 देखिए, फर्मेंटेड लिकर। फर्मेंटेड लिकर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये क्वेश्चंस बनते हैं।
सो देखिए फर्मेंटेड लिकर मींस वाइन पचारी, ये एक तरीके का, अभी बताता हूं, ये भी एक सब्सटेंस है जो एक प्रोड्यूस बनता है एक प्रोसेस के बाद। एंड फर्मेंटेड ताड़ी, ताड़ी का एक पेड़ होता है, पाम ऑयल जिससे निकलता, पाम ट्री जो होता है ना, पाम ट्री में से एक जूस निकलता है, उसको कहते हैं ताड़ी। इट इज काइंड ऑफ अ देसी लिकर जो होता है उस तरीके का एक फर्मेंटेड ड्रिंक होती है। नॉर्मली तो ये जूस निकलता है उस प्लांट से, पाम ट्री से, फिर उसको फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद वो इंटॉक्सिकेटिंग हो जाता है। ठीक, सो फर्मेंटेड में ये सब कुछ इंक्लूड होगा, वाइन, पचारी और फर्मेंटेड ताड़ी एंड एनी अदर लिकर दैट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर्ड। ये हर जगह आपको मिलेगा, मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट बाकी जिसको और इंक्लूड कर दे फर्मेंटेड लिकर की डेफिनेशन में, वो चीजें भी इसमें आ जाएंगी। अभी स्टैट्यूट में ये तीन चीजें ब्रॉडली दी हुई हैं, ठीक है, पचारी, वाइन, फर्मेंटेड ताड़ी और इसके अलावा अदर लिकर जो स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड कर दे। फिर देखिए इंपोर्ट, जैसे अपन ने एक्सपोर्ट पढ़ा क्लॉज 9 में, 13 में बात हो रही है इंपोर्ट की। अब अगर एक्सपोर्ट का मतलब यह है राजस्थान से बाहर ले जाना इज एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट क्या होगा, राजस्थान में लाना, दैट इज इंपोर्ट। ठीक है, सो इंपोर्ट मींस टू ब्रिंग इनटू दोस पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। तो राजस्थान के अंदर लाना किसी सब्सटेंस को, दैट इज इंपोर्ट। इसके बाद 14 बात करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग क्या होगा? सो देखिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि हमने ऊपर एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में पढ़ा, एल्कोहल और स्पिरिट तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में हमने पढ़ा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो अब उस चीज को स्पेसिफाई यहां पे किया जा रहा है कि इस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो देखिए इसमें आता है द लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स एंड फ्लावर्स और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द हेम्प प्लांट। ये एक पौधा होता है जिससे ये तीनों निकलते हैं, भांग, सीधी, गांजा। एक हेम्प प्लांट होता है, ग्रीन कलर का प्लांट होता है, जिसकी लीव्स अलग तरीके से इस्तेमाल करी जाती है, सीड्स अलग तरीके से इस्तेमाल करे जाते हैं, फ्लावर का जो टॉप होता है वो अलग तरीके से, इसी में से सब कुछ निकल, जो कैनबीज के नाम से भी जो जाना जाता है, इसी में हर तरीके का, बहुत सारे तरीके का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इसी से बनता है। गांजा भी इसी से बनता है, चरस भी इसी में से निकलती है और भांग भी इसी से बनती है। जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है वो सब्सटेंस भांग है, क्योंकि वो जनरली बन जाता है। गांजा थोड़ा सा लिमिटेड और चरस एकदम लिमिटेड, इसीलिए इनकी प्राइसिंग भी अकॉर्डिंगली होती है। चरस सबसे महंगी है, गांजा सस्ता है, भांग और सस्ती है। सो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, इससे ये जो सारी चीजें निकल रही हैं, दे विल बी कंसीडर्ड एज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड है चरस। चरस दैट इज द रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेम्प प्लांट। निकल ये भी हेम्प प्लांट से ही रही है, रेजिन, रेशे के फॉर्म में ये निकाला जाता है और इसीलिए महंगा ज्यादा है, क्योंकि रेशा है, कम निकलेगा। जैसे सिल्क भी रेशे से बनता है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी बड़ी कम होती है, इसलिए महंगा है। ठीक, so that is the resin obtained from the hemp plant which has not been submitted to any manipulation, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, as it is। रेजिन निकाला हेम्प प्लांट से और सिर्फ उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट कर दिया, वो कहलाएगा चरस। उसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल्स ऑफ एनी ऑफ द अबव। अब देखिए ये सब तो हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में आएंगी। क्या क्या सब्सटेंस, भांग, सीधी, गांजा, चरस, ये सब इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस माने जाएंगे। इनके इन अलग अलग सब्सटेंस को अगर मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया जाए, वो भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस माना जाएगा। अगर इसमें कोई न्यूट्रल सब्सटेंस जो कि इंटॉक्सिकेटिंग नेचर का नहीं है, नॉर्मल चीज है, लेकिन इनमें से किसी एक सब्सटेंस के साथ उसको मिक्स कर दिया गया जस्ट टू इंक्रीज द क्वांटिटी, है ना, ऐसा अगर कर दिया गया तो वो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की डेफिनेशन में आएगा। कहने का मतलब ये कि इन चीजों में से कोई भी चीज अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में पाई जा रही है किसी भी मात्रा में, तो उसको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकती है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हमेशा है। इसके बाद 14 है, देखिए लैंस पॉपी हेड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मींस द कैप्सूल्स ऑफ द ओपियम पॉपी प्लांट। ये जो ड्रग एक तरीके का आता है, जो कैप्सूल्स आते हैं, ये एक पर्टिकुलर अलग प्लांट होता है। ओपियम से जो ये जो बन रहा है,
ये वो है ओपीएम जनरली रेफर किया जाता है अफीम, अफीम जो होती है उसके जो कैप्सूल से उनकी बात जनरली ये चल रही है इधर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बट ये नहीं है। इसके बाद लिकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉज 15 में जो दिया हुआ है लिकर, दैट इज इंपॉर्टेंट। लिकर में क्या क्या इंक्लूड होगा ये देखिए, लिकर मींस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर and includes spirit of wine, spirit, wine, ताड़ी, पचावर, beer and all liquid consisting of or containing alcohol। हर वो लिक्विड या सब्सटेंस जो अल्कोहल कंटेंट करता है वो लिकर माना जाएगा, उसे लिकर कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो और चीज इसमें ऐड करना चाहे कर दे। अब ये चीजें आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, जो जितना भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, वाइन, ताड़ी, पचावर, बियर एंड ऑल अदर अल्कोहल, वो सब लिकर की डेफिनेशन में कंसीडर होंगे। इसके बाद 16 भी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मजिस्ट्रेट को रेफर किया गया है, मजिस्ट्रेट वर्ड किसको रेफर कर रहा है, जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्योंकि इसमें जो आगे जो चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन जिसमें ये सब बताया गया है कॉग्निजेंस और उससे रिलेटेड चीजें, वहां पे मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मजिस्ट्रेट का मतलब होगा जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके बाद 17 देखिए, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाई जानी है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगाई जानी है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, किसी भी तरीके की प्रोसेस हो, नेचुरल या आर्टिफिशियल हो, किस चीज की प्रोसेस, बाय विच एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड, जिससे कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल जो ऊपर हमने पढ़े उसको प्रोड्यूस या प्रिपेयर किया जा रहा है, या फिर रीडिस्टिलेशन करा जा रहा है, रेक्टिफिकेशन, रिडक्शन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग और कलरिंग ऑफ लिकर, ये भी मैन्युफैक्चर में आए। क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल निकलता है डिस्टिलेशन के बाद, उसमें कलर और अदर सब्सटेंस भी मिलाए जाते हैं, कई बार फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं और कलर भी मिलाया जाता है। तो सिर्फ वो जो प्रोसेस है कलरिंग का, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, इसके बाद 17A में मोलासेस की डेफिनेशन है। मोलासेस मतलब वही रॉ मटेरियल जिससे ये चीजें बनाई जाएंगी। तो ये मोलासेस में जनरली शुगर केन का जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो जनरली इसमें कंसीडर होता है। मोलासेस मींस द मदर लिकर प्रोड्यूस्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर और खांडसारी शुगर बाय द वैक्यूम पैन प्रोसेस और ओपन पैन प्रोसेस फ्रॉम शुगर केन और गुड़। गुड़ या शुगर केन से जो बनाया जाता है वो मोलासेस कंसीडर किया जाता है। इसके बाद देखिए पचावई, ये जो हमने अभी पढ़ा ऊपर अल्कोहल की डेफिनेशन में, वो क्या चीज है, मींस फर्मेंटेड राइस, मिलेट्स और अदर ग्रेन्स। मैंने आपको बताया ग्रेन्स को फर्मेंट किया जाता है, यीस्ट डाल के या बैक्टीरिया डाल के सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन के बाद उसे डिस्टिलेशन के लिए ले जाया जाता है। तो ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसी को पचारी कहते हैं। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 19 में जो दिया है। 20 में सेल डिफाइन किया है, बस इतना ध्यान रखना कि गिफ्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सेल में गिफ्ट इंक्लूडेड नहीं है। 21 स्पिरिट को डिफाइन कर रहा है। स्पिरिट मींस एनी लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट। तो स्पिरिट का मतलब क्या है, एनी लिक्विड कंटेनिंग अल्कोहल दैट इज, और डिस्टिलेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन समझे आप कि फर्मेंटेशन के बाद जो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल है उसको अलग कर लिया जाता है, तो उसी को अपन स्पिरिट कहते हैं। इसके बाद 21A में स्टेट और स्टेट ऑफ राजस्थान डिफाइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन है। इंक्लूड्स एनी पार्ट देयर ऑफ एंड एनी अदर एपरेटस फॉर डिस्टिलेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पिरिट। जो डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल, जो यूटेंसिल, बर्तन जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं स्टिल। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ताड़ी इंपॉर्टेंट है। ताड़ी मींस फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। पाम ट्री से एक जूस ऑब्टेन किया जाता है, उसको ताड़ी कहते हैं। उसको जब फर्मेंट कर देते हैं तो वो इंटॉक्सिकेटिंग बन जाता है। टू बॉटल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बॉटलिंग का मतलब क्या होगा, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज बॉटलिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए ये बॉटलिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है।
टू बॉटल मीन्स टू ट्रांसफर, क्योंकि अभी आप आगे ऑफेंसेस, सॉरी मैन्युफैक्चर में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अभी आप आगे ऑफेंसेस पढ़ेंगे ना, तो वहां नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग अनऑथोराइज तरीके से, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पनिशेबल नहीं है, उसकी बॉटलिंग भी पनिशेबल है। अगर आप अनऑथोराइज तरीके से बॉटलिंग कर रहे हैं इन लिकर्स की, तो वो भी पनिशेबल है। इसलिए समझना जरूरी है कि बॉटलिंग का मतलब क्या है। टू बॉटल मीन्स टू ट्रांसफर फ्रॉम अ कास्ट और अदर वेसल टू अ बॉटल, जार, फ्लास्क और अदर रिस्पेक्टेबल फॉर द पर्पज ऑफ सेल। एक बात ध्यान रखना, बॉटलिंग का मतलब क्या है कि ये जो स्पिरिट से अल्कोहल बनाए गए हैं, इसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी छोटी यूनिट में, बॉटल में, जार में, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सेल। बस इतना ध्यान रखना। बॉटलिंग मतलब ये जो स्पिरिट्स बनाई गई, इनको आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे छोटे यूटेंसिल में, दैट इज बॉटलिंग। किस पर्पस के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ सेल अगर ये किया जा रहा है तभी उसको बॉटलिंग कहा जाएगा, अदरवाइज नॉट। बस। इसके बाद तोला की डेफिनेशन 24 में दी हुई है। तोला मतलब बेसिकली इट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग। सोना आप जानते हैं तोले के हिसाब से बिकता है, बस सेम वही चीज है इधर पे। तोला मीन्स अ वेट ऑफ 180 ग्राम ट्रॉय और 11.638 ग्राम्स, ये क्वांटिटी है उसकी, इसको एक तोला कहा जाता है। सोने को भी इसी यूनिट में नापा जाता है, और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं उनको भी उनके मेजरमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है तोले के हिसाब से, क्योंकि बहुत हल्की सब्सटेंस ये होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, चरस वगैरह, तो इसीलिए तोला यूनिट का यहां पे इस्तेमाल करा जाता है। 25 में ट्रांसपोर्ट की बात है। अब ये समझना, ट्रांसपोर्ट का मतलब विद इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के बाहर ले गए तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। बाहर किसी दूसरे स्टेट से राजस्थान में लाए, वो इंपोर्ट हो गया। इसलिए जहां पे भी ट्रांसपोर्ट लिखा होगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब विद इन राजस्थान, राजस्थान में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रांसपोर्ट कंसीडर करा जाएगा। तो ये है आपका डेफिनेशन क्लॉज। जितनी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं वो हमने रीड कर लिया, मैंने आपको बता दिया। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, और आगे की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके